हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, जानेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, चलिए फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते रहिए कि प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान रखता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं मांसपेशियाँ, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल सभी के निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए कौन से अनिवार्य तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रोटीन की। इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहते हैं। शरीर की आधारशिला किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन नेक्स्ट है हमारा। प्रोटीन जो है वह ग्रीक भाषा प्रोटियाज से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रथम स्थान कौन ग्रहण करता है हमारे बॉडी में? तो वो है प्रोटीन। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो डच निवासी मुल्डर ने की थी। कब की थी? 1838 ईस्वी में इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। अधिकता की मात्रा से, यानी कि अधिकता की दृष्टि से देखा जाए तो जल के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे बॉडी में किसकी पाई जाती है? तो जल की पाई जाती है। और जल के बाद यदि कोई तत्व पाया जाता है, जल के बाद यदि कोई तत्व पाया जाता है तो वो कौन सा होता है? तो वह होता है प्रोटीन। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, अर्थात शरीर में जल की मात्रा। ठीक है, जल की मात्रा यदि पहले स्थान पर है तो प्रोटीन कितने पे है? प्रोटीन आ जाता है दूसरे स्थान पर। ठीक है, हालांकि शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन के लिए कार्बोज एवं वसा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कार्बोज एवं वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, परंतु संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्रियाशील ऊतकों के निर्माण का मुख्य घटक है। क्रियाशील ऊतकों के निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? तो वह है प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि मांसपेशीय तंतु में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। न्यून मात्रा में कार्बोज तथा अत्यंत न्यून मात्रा में वसा उपस्थित होता है। सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाएं भी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोशिकाएं भी किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की ही बनी होती है। अधिकांश एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीजन और एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? तो वो सब के सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। संरचना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पता चलता है कि शरीर के शुष्क वजन यानी ड्राई बॉडी वेट का आधा भाग प्रोटीन का ही होता है। कुल शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशी, 1/5 भाग जो है वह अस्थियों का, 1/10 भाग त्वचा में तथा शेष भाग अन्य ऊतक, लसिका, रक्त, श्लेष्मक तरल और प्रमस्तिष्क मेरु में पाया जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर होगी कि हमारे बॉडी में अगर जल के बाद कोई तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वह है कौन सा? प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की तरफ। ठीक है, बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन का। तो देखिए, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन जो है अन्य तत्वों से अलग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन अणुओं में सल्फर, फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन और कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज और वसा से भिन्न होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोजन तत्व, यानी कि नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है। बात करते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%। अभी हाल ही में टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 7%, सल्फर 3% और फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो 3% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से कई अमीनो अम्ल मिलेंगे तो ये सब मिलने के बाद किसका निर्माण करेंगे, तो एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सन 1920 में एमिल फिशर एवं हाफ मिशर ने बताया कि अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जो अमीनो अम्ल इस तरीके से अमीनो अम्ल है तो ये बंधते किस तरीके से, किसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाते। तो पेप्टाइड बंध की उपस्थिति के कारण ये आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि अमीनो अम्ल किसकी वजह से जो है वो बंधे रहते हैं, तो पेप्टाइड बंध की उपस्थिति के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो अम्ल के समूह से जुड़ जाता है और डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। बात यहाँ तक क्लियर, देखिए यहाँ पर बताया गया है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अब तक कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चला है जो हमारे भोजन में एवं शरीर में पाया जाता है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में जो है वह वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इस कारण हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इनकी कमी से हमारे शरीर की वृद्धि जो है रुक जाती है क्योंकि शरीर में न तो ये नई कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है और न ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और तंतुओं की क्या होती है, मरम्मत हो पाती है। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया है, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ठीक है, हिस्टिडीन, ल्यूसीन। नेक्स्ट है हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफेन। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 के 10 अमीनो अम्ल आपको याद होने चाहिए, 10 के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा ये ट्रिप्टोफेन किस में पाया जाता है, तो ट्रिप्टोफेन पाया जाता है जंतु जगत से मिलने वाले भोज्य पदार्थ में। फॉर एग्जांपल हो गया दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, यकृत हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। अभी ये जीआईसी में ये क्वेश्चन आया था कि दूध में पाया जाने वाला आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, तो वो होता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वह एग्ज़ाम में आ जाते हैं और पढ़ते समय हम लोग इनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, उपरोक्त 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, परंतु इन सभी में ट्रिप्टोफेन बहुत सी महत्वपूर्ण जीवन आवश्यक अमीनो अम्ल है। यानी जीवन आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है, तो वह है ट्रिप्टोफेन। कौन सा है, तो ट्रिप्टोफेन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिक पौष्टिकता से परिपूर्ण होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में ट्रिप्टोफेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, छाछ, ये सब, इस सब में ट्रिप्टोफेन जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब 10 अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, 10 अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। आंशिक यानी कि इनकी मात्रा कम ही हमारे बॉडी में इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसलिए ये अमीनो अम्ल शरीर के कोशिकाओं एवं तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें भी भोजन द्वारा ही लेना पड़ता है, ठीक है। ये 5 अमीनो अम्ल कौन कौन से, तो थायरॉक्सिन, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन अमीनो अम्ल है, सिस्ट्रीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरिन। ये सब क्या है, ये सब 5 जो है अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो आंशिक रूप से आवश्यक है, ठीक है, आंशिक रूप से। नेक्स्ट है हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये भी जान लीजिए। आवश्यक तो जान लिए, साथ ही साथ ये जानते रहिए कि अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कौन कौन से होते हैं। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वतः ही हो जाता है, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपने आप ही हमारे बॉडी में हो जाता है, अतः इन्हें भोजन द्वारा लेने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है, भोजन द्वारा इन्हें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। इनका निर्माण हमारे शरीर में होने की वजह से हमें इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन से, तो एनालिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, और ये क्या है, ये जो है वह अनावश्यक अमीनो अम्ल है जिनका निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में हमारी बॉडी में जो है वह अपने आप हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी की। ठीक है, अमीनो अम्ल के गुण की। तो अमीनो अम्ल सफ़ेद व रवादार होते हैं, इनके स्वाद में भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए आर्जिन कड़वा स्वाद लिए होता है, जबकि सीरीन, एलानिन और ग्लाइसिन मीठे स्वाद में होते हैं। ल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन देखिए स्वाद रहित होते हैं। शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएगा कि शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए हिस्टिडीन और आर्जिनिन आवश्यक होता है। कौन सा, हिस्टिडीन और आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया कि शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल अनिवार्य है, तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण देखिए यहाँ पर बताया गया है। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। गुणवत्ता के आधार पर, तो गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण रूप से पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। प्राप्ति के साधन के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन है, तो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन और प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन। और गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो साधारण प्रोटीन, संयुग्मी यानी संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये हो गए प्रोटीन के वर्गीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। उत्तम प्रोटीन कौन सा होता है, उत्तम प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, उत्तम प्रोटीन या फिर पूर्ण प्रोटीन जिन्हें हम लोग कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में उत्तम प्रोटीन होता है, जैसे कि दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत। इन सब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। पूर्ण प्रोटीन कहने का मतलब कि सारे आवश्यक अमीनो अम्ल जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट उपलब्ध होते हैं, तो वह कैसा प्रोटीन कहलाते हैं, तो पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन, अंडे की जर्दी में ओवेलेटिन, मांस में ल्यूसीन तथा ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। ये किसके प्रकार है, तो ये प्रोटीन के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन यानी कि कम मात्रा में जो प्रोटीन होते हैं वह किनमें किनमें पाए जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इनमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं और कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वह अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। इनमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी हमेशा बनी रहती है। ये प्रोटीन जीवन तो बनाए रखते हैं परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते। हालांकि शरीर भार सामान्य बना रहता है, कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं और तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। ये प्रोटीन नए तंतुओं एवं कोशिकाओं का निर्माण नहीं करते। कौन से तंतु, कौन से अमीनो अम्ल जो है वह, कौन से प्रोटीन जो है वह तंतुओं का निर्माण नहीं करते, तो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन तंतुओं का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, मध्यम श्रेणी के या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। अनाजों में लाइसिन तथा दालों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दाल में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, तो मिथियोनाइन की कमी होती है। अनाज में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, तो लाइसिन की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं, लाइसिन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाए जाने वाली लेग्यूमिलिन भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, निकृष्ट प्रोटीन यानी कि अपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतया क्या होता है, अभाव रहता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने से अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और ये शारीरिक वृद्धि में भी कोई योगदान नहीं देते हैं। बात करते हैं प्रोटीन के भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है,
यानी कि डिराइव्ड, अपने आप हमारी बॉडी में जिनका निर्माण हो जाता है वे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो साधारण प्रोटीन कौन सा? इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से ही होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन के बाद सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बताया गया है, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन कौन सा होता है? तो एल्ब्यूमिन, ओव्यूल्यूबिन। ठीक है। गेहूं का प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लूटेनिन गेहूं का प्रोटीन, और ग्लाइडिन। दूध का प्रोटीन लैक्टा एल्ब्यूमिन, मांसपेशियों का प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, मक्के की प्रोटीन को जीन कहते हैं, चावल के प्रोटीन को आर्जिनिन कहते हैं, रक्त के प्रोटीन को ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन कहते हैं, अस्थियों के प्रोटीन को कोलेजन। ठीक है, अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन, जौ के प्रोटीन हॉर्डिन पाया जाता है, मूंगफली के प्रोटीन को एरिचिन प्रोटीन पाया जाता है, बादाम में प्रोटीन एमडेनिन प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी मैंने बताए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं संयुक्त। ये सब देखिए, ये सीधे आवश्यक अमीनो अम्ल में टूटकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं, ये सारे प्रोटीन, सरल प्रोटीन। ठीक है। बढ़ते हैं संयुक्त प्रोटीन की तरफ। संयुक्त प्रोटीन क्या होता है? तो ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें एक साधारण प्रोटीन अणु के साथ अन्य पोषक तत्वों के अणु भी उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे साधारण प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मिलकर संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है। लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन और लेसिथोप्रोटीन। ये 6 तरीके के प्रोटीन जो होते हैं वह संयुक्त प्रोटीन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन की। तो व्युत्पन्न प्रोटीन जो है वह भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया अथवा जल विशेषक अभिकरणों की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विखंडन होता है तब व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? सरल और संयुक्त प्रोटीन से होता है। जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सब क्या है? ये सब व्युत्पन्न प्रोटीन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।